तो अभी फिज़िक्स का ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 ऑफ एलन का टेस्ट 1। इसमें से फिज़िक्स का चेक ऑफ होगा। द कलेक्टर प्लेट इज एन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऐसा सीन है कि अरे मैंने कुछ नहीं लिखा क्या, छोड़ो। एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था, वंस माइंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में डायरेक्ट ओरिएंटेड है। तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू वी का, ठीक है। और ये क्यू वी फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से उसका एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी होता है ई वी एस, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो। सो काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होने वाले। सो इसका आंसर है द फोटो करंट विल इंक्रीज। ये नहीं, फोटो करंट कांस्टेंट रहने वाला है एक्चुअल में इसमें, तो ये याद रखने वाली बात है कि फोटो करंट कांस्टेंट रहेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, हाँ ये प्रूफ तो कर दिया मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, हाँ ये भी प्रूफ कर दिया मैंने। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहने वाली है, तो ये भी गलत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10. तो देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाला है, और नहीं फर्स्ट एक्साइटेड ये वाला है, तो ग्राउंड स्टेट ये वाला है। तो ग्राउंड स्टेट ये वाला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाला, और इन दोनों में जो गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के रखा है। तो टेम्परेचर इन एयर टू एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। सो इसमें ये टेम्परेचर तो निकालते आएगा, इसकी वैल्यू होती है 1.36 × 10⁻⁻⁻ समथिंग कुछ तो होती है यार इसकी वैल्यू। एक सेकंड गूगल करने दो, गूगल गूगल गूगल, वेट वेट, हाँ वन, इसका वैल्यू होती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की 1.38 × 10⁻, कितना होता है 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर kg, मतलब व्हाटएवर -23 होती है, ठीक है। बट ये न्यूटन वाला है, मतलब SI वाले में -23 पावर होती है। और अगर तुमको पावर इसमें चाहिए ना, जूल पर केल्विन में होती है, और इसमें EV में 8.6 × 10⁻⁻5 होती है। यार लिख लेना चाहिए यार, आई गेस। SI वाले में होगी ये 1.3 × 10⁻⁻23, और CGS वाले में ECGS वाले में, हाँ ECGS बोल लो इसको, और EV बोल लो। EV में कितनी होगी, EV वाले में होगी 8.6 × 10⁻⁻5 EV पर केल्विन, और ये जूल पर केल्विन। ओके, ये इसकी यूनिट होगी। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यूनिट तुमको पता चल गई। तो बेसिकली अभी यहाँ पे पुट कर देना, और जो V है तो V भी निकाल लेना, मतलब एनर्जी से V निकल जाएगा इजी वो, और V भी निकाल लेना, और यहाँ पे पुट करके निकाल आगे चला देना। ये तो हो गया। तो वैसे भी कार्ड बाहर इसमें ईजी था। हाँ, इस क्वेश्चन में अपन अटके भी थे एक्चुअली। इसमें PV = nRT, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ये लगा देना था, और T+1 कर देना था। मतलब जो यहाँ पे दिया रखा है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1, और सो प्रेशर इज इंक्रीज बाय 0.4%। तो जब प्रेशर अज्यूम करो, इनिशियल प्रेशर वो जो है 100 है, तो जो फाइनल प्रेशर होगा 0.4% से इंक्रीज़ हुआ है ना, तो वो 100.4 होगा। मतलब क्योंकि 0.4% से इंक्रीज़ हुआ है, तो वो 0.4 इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100.4 ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रेशर बटे इनिशियल प्रेशर कर देना, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल टेम्परेचर बाय फाइनल टेम्परेचर। सो सॉल्विंग के बाद ये वैल्यू आ जाएंगी। ये रेफ्रिजरेटर वाला है या तो छोड़ दो भाई इसको, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, वैसे भी न्यू टॉपिक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एंगल, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। ये इसमें ये गलती की थी कि और OR गेट होता है ना, OR गेट में अपन ऐड करते, अभी इसको याद रख लो, O का ये O है और ऐड का O है। तो OR गेट में अपन ऐड करते और एंड गेट में मल्टीप्लाई करते और नॉट में इन्वर्स करते। मैंने उल्टा कर दिया था, मैंने OR को ऐड कर दिया था और एंड को मल्टीप्लाई, मतलब समझे। ये इसमें वैल्यू, इसमें अच्छा क्वेश्चन था। इसमें पहली बात तो वैल्यू याद रखनी थी, जो कि
जनरली याद नहीं रहती हूँ। तो जर्मेनियम का 0.3 होता है, सिलिकॉन का 0.7 होता है। तो ये 15 वोल्ट था, तो 15 वोल्ट में से 0.3 जर्मेनियम ने ठूसा, 0.7 सिलिकॉन ने ठूसा। सो टोटल 1 वोल्ट तो इन्होंने ही ठूस लिया, तो बचा कितना वोल्ट? 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट बचा है। और अपन को पूछा है क्या क्या पूछा है? पूछा क्या है भाई? द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यार किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, वी एल के अक्रॉस इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। ओके, सो जो इसने कितना ठूसा होगा, मतलब इन दोनों को पहले बात तो तुम पैरेलल में मान लो। पैरेलल में मानोगे तो ये वोल्टेज आएगा तुम्हारा 2 1 3 और 4 आ जाएगा। टोटल तुम्हारा था 14 वोल्ट। वी आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर करोगे, सो वी तुम्हारा 14 जो बचा ना, इन एक ठूसने के बाद 14 बचा, और आर जो था, आर तुम्हारा 4 है, तो 4/14 आ जाएगा, तो 3.5 और वी इज इक्वल्स टू आई। करंट सेम है ना इन दोनों में, जो करंट इधर जाएगा वही तो करंट इधर जाएगा, तो फिर जो करंट इसमें जाएगा वो 3.5 है, और जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वो 2.5 वोल्ट है। सॉरी, इसका रेजिस्टेंस 2.5 वोल्ट है। सो ये आई आ गया, ये आर आ गया, और इससे वोल्टेज निकल जाएगा, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 8.75। ठीक है। बाद में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये वन ऑफ द आज के पेपर का अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। इसमें कोई भी ये तो निकाल लेता 188 मीटर √2h/g से। ठीक है, h इज इक्वल टी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी क्या कर दिया, हाँ, टी इज इक्वल टू 102h/g से तुम h निकाल लेते थे। बट यहाँ पे दूसरा चीज़ ये था कि तुमको बाद में ये दे रखा है, ठीक है, कि ये है ना, एक्चुअल में जब हीट कर रहा है ना, यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ, जब हीट कर रहा है ना ये, तो ये तुम्हारा Vx और Vy है, तो ये 60 डिग्री पे हीट हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है हीट करते वक्त, ये चीज़ तुमको दी रखी है। तो अभी क्या करने का है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू Vy/Vx, Vy/Vx होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू Vy/Vx, और इस tan थीटा तुमको 60 दे रखा है। tan 60 कितना होता है? 1/√3, नहीं सॉरी, √3 होता है, ओनली √3 होता है। तो ये जो √3 है ना, ये इक्वेट करना है Vy/Vx के। सबसे पहले तुमको अभी एक तो Vy और Vx दोनों की वैल्यू चाहिए होंगी V की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि तुमको वेलोसिटी पूछी है ना, और तो V की वैल्यू निकालने के लिए Vy और Vx दोनों निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो अपन को एक चीज़ पता है, इनिशियल Vx इज इक्वल्स टू फाइनल Vx होता है। तो अपन ने इधर इक्वेट कर दिया इनिशियल Vx इज इक्वल्स टू फाइनल Vx, और बस इधर से Vx तो निकल जाएगा इस इक्वेशन से। तो अपन निकाल लेते हैं अभी Vy। तो Vy निकालने के लिए Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस GT। इधर मैंने ना -GT कर दिया था, तो इधर -GT नहीं करना है, इधर प्लस GT करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। Vy इज इक्वल्स टू u प्लस GT हो गया, u प्लस GT, u तो 0 है, और GT इधर से v इज इक्वल्स टू 60 आ गया। अब Vy तुमको मिल गया, ठीक है, Vy मिल गया, और Vx मिल जाएगा कैसे, क्या, क्योंकि tan थीटा वाली इक्वेशन से tan 60 था ना, वो आपको तो पता था, Vx मिल जाएगा, Vy मिल गया, दोनों में ऐड कर, मतलब वो कर देना, तुम क्या बोलते हो उसको यार, x² + y² का अंडर रूट का वो कर देना, निकल जाएगा ये भी। बाद में ये है एक्चुअली, इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन तो जम जाना चाहिए था, बट फिर भी कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए थे। जो रिवर की वेलोसिटी थी 5 थी, और मैन यहाँ से जा रहा था कुछ वेलोसिटी से, ये मैन की वेलोसिटी थी, ये वाली 13, उसकी वेलोसिटी 13 थी, ठीक है, और इधर की इसकी 5 वेलोसिटी दे रखी थी। तो बेसिकली अपन को ये देखना था कि मैन की टोटल वेलोसिटी देखो, the swimmer swims across the river with a velocity 8 मीटर पर सेकेंड with respect to water। 8 मीटर पर सेकेंड with respect to water स्विम कर रहा है वो, एक्चुअली वो 13 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर रहा है, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड से रिस्पेक्ट टू वाटर यहाँ पे स्विम कर रहा है, और 5 मीटर पर सेकेंड वो रिवर में घुस जा रहा है उसका वेलोसिटी, इसलिए उसकी टोटल वेलोसिटी तुम देखोगे तो फिर √89 आ रही है। ओके, 8 यहाँ पे लग रहा है, 25 यहाँ मतलब 5 यहाँ पे लग रहा है, 5 जो रिवर का लग रहा है, और 8 वो लगा रहा है, ये सीन था। मैंने उसमें 13 क्या कर दिया था ऐड, पता नहीं, ये तो राइट हो गया था, ये तो सिली मिस्टेक था बहुत गंदा। और ये जो है ये मैं खुद ही भूल चुका था एक्चुअल में। इसमें आई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है,
I1 + I2 का होल का स्क्वायर होता है, और आई मिनिमम जो होता है ना ये मैक्सिमम है, और आई मिनिमम जो होता है वो होता है I1 - I2 का होल स्क्वायर होता है। एक्चुअली ये रूट लगाना मैं भूल गया, देखो वापस गलती कर दी। ये √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम और मिनिमम। इसका डेरिवेशन भी मैंने करने का ट्राई किया था, बट पेपर में वो भी गलत हो गया था। ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, बट इसका डेरिवेशन भी गलत हो गया था। एंड यस, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम के लिए और ये मैक्सिमम के लिए। बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट ये राइट हुआ था, ये भी राइट हुआ था। ये तुमने 2 लैम्बडा देखा नहीं, डैश इधर भी देख ले, तो 2 लैम्बडा था। बाकी सबने तो इस क्वेश्चन को राइट कर दिया था, बट इसकी वजह से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया था। ये क्वेश्चन राइट हुआ था, ये क्वेश्चन भी राइट हुआ था, ये क्वेश्चन भी राइट हुआ था। हाँ, इसका ग्राफ तो तुमको पता ही है, ऐसा और ऐसा जाने वाला है। फिर ये क्वेश्चन, ओ भाई साहब इतना लो क्वालिटी हो जाता है ये। देखो एक्चुअली मैं बता देता हूँ क्या है इसमें। एंगुलर स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम टे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम टॉर्क ना जीरो हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क जीरो होने की वजह से कांस्टेंट हो जाता है। तो दोनों असर करेक्ट एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन है। नो टॉर्क एक्ट, सो एंगुलर मोमेंटम जीरो। सेम एज अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया है ना, तो जिस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। उसी हिसाब से जब तुम्हारा टॉर्क जीरो हो जाता है ना, ठीक है, टॉर्क नेट जीरो हो जाता है ना, तब टॉर्क नेट होना चाहिए भैया। जिस डायरेक्शन में टॉर्क नेट जीरो रहता है ना, उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। यही पे वापस गलती कर ली थी यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं देखा और मैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का निकालने लगा। मतलब मैंने नीचे R² लगा दिया था डिनोमिनेटर में, बट ये R लगने वाला था, ठीक है। और ये ग्राफ था ऐसा, ये पहले भी डायरेक्टली और था, फिर से प्रोडक्ट डाला था एम्बिस सर्कुलर लॉ का, बट किसके लिए? लूप के लिए होता है, ठीक है। ये वायर के लिए, आई मीन वायर के लिए ऐसे है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन में ऐसा है कि ये क्लोज लूप था। चाहे क्लोज लूप अगर होगा ना, तो चाहे ये कांस्टेंट हो, कहाँ पे गया, कांस्टेंट रेट से हो या फिर वेरिएबल रेट से हो, चाहे कांस्टेंट रेट से हो चाहे वेरिएबल रेट से हो, जीरो ही होगा अगर लूप होगा तो। फिर बाद में ये आ जाता है, इस सवाल तो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके बताया था। M = IA होता है ना, मियाँ IA होता है, I = πr² होता है। कब R² होगा? जब ये भैया सर्कुलर लूप होगा, ठीक है, सर्कुलर लूप होना चाहिए पहली बात तो। ओफ, तो R आ गया, तो R आने के लिए, और B = क्या होता है, μ0I/2R। ये μ0I/2R कब होता है? कभी भी नहीं लगाने का, ये सर्कुलर में होता है, ये सर्कुलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ये हो गया, तो फिर R की वैल्यू है ना, ये इधर पुट कर देने की थी, यार इधर पुट कर दिया क्या, फिर ये इक्वेशन आ रहा था ये। फिर इसमें तुमको I कांस्टेंट दे रखा है, देखो कहा गया, देखो करंट इज कांस्टेंट, तो करंट को नेग्लेक्ट कर दिए, M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B का स्क्वायर, और तुमको M ये डबल करवाया था और B पूछा था, तो खत्म भैया सब, और क्या बचा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन GMO। G मतलब होता है ज्योमेट्री, M मतलब होता है मीडियम, O मतलब होता है ओरिएंटेशन। ज्योमेट्री, मीडियम और ओरिएंटेशन में ज्योमेट्री कैसी है कॉइल्स की, और मीडियम कॉइल्स को कौन सी मीडियम में रखा है, कॉइल्स को कैसी ओरिएंटेशन में रखा है, कॉइल्स को ऐसी ओरिएंटेशन में रखा है। देखो एक ऐसा रखा है और एक ऐसा रखा है, तो वो मैटर करता है। ऐसा है, फिर दोनों कॉइल्स को ऐसा रखा है, वो मैटर करता है। क्या हुआ, लाइट आ गई। ये इनमें यार, इनमें मैंने R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B लगाना चाहिए था, मैंने R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B लगा दिया था। वही इक्वेशन है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QB में, तो मैं भूल चुका था। अभी मेरे को रिवाइज भी करने का है वो, नहीं तो अपन ये कर रहे हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था पेपर का। इसमें सबसे पहले तुमको ये दोनों का मिलन होगा, तो मिलन होने से इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और V फाइनल = V इनिशियल/2 होगा। और ये तुमको रटना था, ω² = K/2m, ठीक है, ये रट लिया ना। इसके बाद क्या होगा कि ये V max = ओमेगा होता है, और इन दोनों इक्वेशन को पुट करके यहाँ पे V max, ये V फाइनल जो है ना, वही V max है, ठीक है। V max = V फाइनल ऑब्वियसली। सो इन दोनों को पुट करोगे, और x = -(a) माइनस भी, देखो अभी तीसरा चौथा ट्रैप है ये, कि इधर माइनस लगाना है। माइनस क्यों? क्योंकि जब ये इधर मीन पोजीशन पे इसके, ठीक है, मीन पोजीशन पे, तो मतलब यहाँ पे जब कंप्रेस होगा ना यहाँ पे, तो ये मीन पोजीशन पे रहेगा, तो ये दोनों का यहाँ पे तक चले जाएंगे, मतलब ये दोनों बॉक्स बन के मिलन होके यहाँ तक चले जाएंगे ना कंप्रेस होके, तो यहाँ से ये -8 पे चले जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए माइनस ए पे चलेगा ना, इसीलिए ये माइनस ए इधर दिखाया हुआ है ने। तो अगर समझो ये इधर जा रहा होता और इनका मिलन यहाँ पे होता और ये यहाँ पे चले जाते तो ये मी है ना, तो फिर यहाँ साइड पे हो जाए, मैं प्लस ए लिखता था, बट यहाँ पे माइनस ए लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और ये ओमेगा टी, बस इक्वेशन को ये ए, तो ए है जो ए यहाँ से निकाला मैंने और इसको यहाँ पे पुट किया, ए हो गया साइन साइन टी, टी टी है जैसे का वैसा, और ओमेगा है, ओमेगा ये वाला पुट किया इधर, ठीक है। या सेम टू सेम ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो मेरे को अभी भी नहीं जमा, इसका आंसर ये है, बट मैंने इसको पेंडिंग में रखा हुआ है सॉल्यूशन, तुषार को पूछा है बताएगा वो, ये भी पेंडिंग में। ये साउंड ऑफ देखो, इंक्रीज ह्यूमिडिटी के साथ इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। चोक कॉइल को ना रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करना होता है, चोक कॉइल और रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट करना होता है। आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर होता है, तो वी को तुम ई नॉट लिख लो और आर को एक्स एल लिख लो, इम्पिडेंस वाले का, इंडक्टेंस वाले का, ठीक है, इंडक्टेंस वाले का। और इंडक्टेंस ऐसा रीजन बोल रहा है, द चोक कॉइल रिएक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो सच में इंडिपेंडेंट होता है क्या? तो भैया जी एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, मतलब आर एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। तो मेरे को बताओ द चोक कॉइल का जो चोक कॉइल मतलब एक्सेल हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पहले तुमको बताया रेजिस्टेंस और चोक कॉइल एक ही, तो एक्सेल हो गया, तो एक्सेल और ओमेगा एल इंडिपेंडेंट है, देखो डिपेंडेंट है, तो ये रीज़न तुम्हारा फॉल्स हो जाता है यहाँ पे। एक्चुअली में डिपेंडेंट है भैया, ऐसा नहीं मत समझो कि फॉर्मूला में है बट रियल लाइफ में नहीं है, नहीं, फॉर्मूला में है और रियल लाइफ में भी है। तो इसका आंसर है ये वाला, ओके। सेकंड वाला मैंने टिक नहीं किया, इसको टिक कर देता, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ये वाला, मेरे को यही भूल गया था मैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, मेरे को याद था, भूल गया था मैं। और ये निकल जाएगा इससे, फिर तुमको 2500 आ जाएगा तुमको, और 2500 आने के बाद तुम अगर ये 220 पुट करेंगे, 220 पुट करोगे और आर तुम पुट करोगे, कितना है तुम्हारा आर भी पुट करोगे 44, तो ये कुछ आ जाएगा हमारा IRMS। तो IRMS आएगा, तुमको पूछा तो IRMS नहीं, तुमको आई नॉट पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है ना, तो आई नॉट पूछा है, तो आई नॉट के लिए तुमको IRMS इक्वल्स टू I0/√2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 33 नंबर वाला क्वेश्चन है, म्यू इज इक्वल्स टू ER इंटू म्यू आर होता है। अभी भी मेरे को याद नहीं था भाई, ये क्या गजब चीज़ है। म्यू इज इक्वल्स टू ER इंटू म्यू आर होता है, म्यू इज इक्वल्स टू ER इंटू म्यू आर। रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों के आर मल्टीप्लाई करने पर, अंडर रूट करने पर म्यू आ जाता है भैया, ये चीज़ याद रख लो। मेरा टैटू बना लेता हूँ मेरे हाथ पर, ये ऐसा ना भूलना ही नहीं चाहिए अपन। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू ER, ठीक है, हो गया। अभी ये जो ER है वो दे रखा था, डायरेक्ट टू कांस्टेंट 1 दे रखा था, और तुमको ER है ना, ER को डायरेक्ट टू कांस्टेंट बोलते हैं। मैं के निकाल रहा था के भी होता है, बट यहाँ पे ER इज इक्वल्स टू के होता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू था, तो तुमको ये निकालना, ये दे रखा है। सो म्यू पे सबसे पहले तो म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू कैसे निकालोगे? म्यू इज इक्वल टू C/V होता है। अब C/V के लिए तुमको V निकालना पड़ेगा। V कैसे निकालोगे? ओमेगा बाय के से। ओमेगा कौन सा है और के कौन सा है? तो ये ओमेगा है और ये के है। ओमेगा T होता है, ठीक है, ओमेगा के साथ T आएगा और माइनस KX होता है, KX हो गया। सो ये होगा KX, ठीक है। और ये ओमेगा और के पुट कर लिया तुमने, ऐसा पुट कर लिया, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा, मतलब यार गोबर ही क्वेश्चन था वैसे, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं था क्वेश्चन अपन। ये भैया जी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो तुमको क्या 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 ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो ग्राफ में इसको थोड़ा जूम करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको तुम ये 0.5 सेकंड मानो, इसको 1 सेकंड मानो। 1 सेकंड पे एक वोल्टेज क्या होने वाला है? यहाँ पे 2.5 होने वाला है। क्यों 2.5 होने वाला है? क्योंकि 2 सेकंड पे 5 है, 2 सेकंड पे 5 है, तो 1 सेकंड पे 2.5 होने वाला है। तो तुमने 1 सेकंड पे वोल्टेज निकाला 2.5, तो ऐसे 2.5 पे निकाला 5, और ऐसे ऐसे तुम निकालते गए। अब ये कितना खाएगा? ये कितना खाने वाला है? ये वोल्टेज खाने वाला है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट खाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई इधर 1 निकल जाएगा और ये 5 वोल्ट खाएगा, ये 5 वोल्ट खाएगा, ठीक है। और इसने 5 वोल्ट खाया ना, तो तुमको क्या पूछा हुआ है? देखो पूछा क्या है, सर्किट का पूछा है। द सर्किट में रिस्पेक्टिवली वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इस होने का सर्किट रिस्पेक्टिवली पूछा। किधर गया भैया, कुछ तो बोल दे। तुमको करंट की वैल्यू पूछी हुई सर्किट में पूछी हुई है, इसलिए अपन इसमें नहीं निकालने, अपन सर्किट में निकालेंगे।
सर्किट में निकालेंगे तो अपन को इसका वोल्टेज माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस ही नहीं किया था यार। तो ये टोटल वोल्टेज तुम्हारा इधर 2.5 आ गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे 2.5 है, मैंने कन्फर्म कर लिया प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे। ये 2.5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2.5, 0 और 2.5 अल्टरनेटिवली रिस्पेक्टिवली, सॉरी। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये वाला, सॉरी ये वाला। हाँ, ये टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है ना, वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोथ कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में दोनों में टेम्परेचर होने के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। एज टेम्परेचर डिक्रीज इलेक्ट्रिकल, अच्छा भैया अब समझा मेरे को, मैंने डिक्रीज नहीं पढ़ा था भाई, थक दिया भाई, मैंने डिक्रीज नहीं पढ़ा था, मैंने इसको मेरा इंक्रीज अज्यूम कर लिया था, इसलिए गलत आ गया था मेरा, हट। एक्चुअली इसका पूरा प्रोसेस भी पता है मेरे को, R इज इक्वल्स टू ml/n/e² टाउ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ना n होता है ना, वो n कंडक्टर के लिए सिग्निफिकेंट होता है, तो फिर अपन इसको टाउ को मानते। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम होता है ना टाउ भाई मेरे, तो टाउ घटेगा तो R बढ़ेगा, ठीक है। बट अपन टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो टाउ बढ़ेगा, तो टाउ बढ़ेगा तो R घटेगा, ठीक है, ऐसा सीन होता है इसका। वंस मोर R इज इक्वल्स टू ml/n² टाउ ए, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो टाउ, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ेगा, तो R तो घटेगा। वेंचो भैया टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, ये दोनों के लिए इंक्रीज होगा। मेरा लॉजिक ही तेल लेने चला गया, कंफर्म करना पड़ेगा इसको भाई, पता नहीं कुछ ब्लेंडर किया होगा क्या, पता नहीं। इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर्ड इन द 6। हाँ, तो ये सबसे पहले ए एंड बी को जब ज्वाइंट कर दोगे, ज्वाइंट करने के बाद क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा, दोनों का कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो जब इन दो तो फिर ये ज्वाइंट कर दिया तो फिर ना ये जो है ना पूरा का पूरा इसका 9 ओम रजिस्टर हो जाएगा। तो 9 ओम रजिस्टर और 9 वोल्टेज, तो करंट आ गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कैसे जाएगा, इधर से निकलेगा, 1 एम्पियर करंट ऐसे इधर से निकलेगा, ऐसे जाएगा, इधर से एरो देख लो, ऐसे जाएगा। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो जाएगा यही यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अगर जो वोल्टेज मेन मतलब वोल्टेज सेम होने वाला है, करंट भी चेंज होगा बट वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज यहाँ पे भी 6, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा इसका, I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR होगा। और तो I तो कि तुम्हारा कितना है, किधर गया, इधर ही देख लो भाई, I1 है और R 6, तो वोल्टेज आ गया तुम्हारा 6 वोल्टेज आ गया इसके अक्रॉस। तो जो वही 6 वोल्टेज के अक्रॉस होगा। और क्यू इक्वल टू क्या है, सॉरी CV वोल्टेज आ गया 6 और क्यू दे रखा है 6 36। आगे बढ़ो, ये तो तुमको पता था, इसका आंसर ठपक से लगा दो। एक्चुअली में इसमें तो गलती की थी कि ये वाला सीरियस सेंटर और मास इधर जो है वो आगे रखना था और ओमेगा R पीछे रखना था। तो दोनों का नेट समेशन करोगे तो 4 से में से 2 माइनस करना था, तो फिर तुम्हारा 2 आएगा, तब मैंने डायरेक्ट ये कर दिया था। ये तो इजी था। ये बीच में 2π/60 यार, 2 ये पाई वाई कुछ मानना नहीं था भाई। ये अब ऑब्लिक कोलिजन होता है ना, ऑब्लिक कोलिजन में ना बोला ये था कि रेस्ट पे था, ये क्या है रेस्ट पे और ये मूविंग पे। तो ये रेस्ट पे मूविंग पे इन्होंने इसको ठोक दिया और ये ठोकने के बाद इससे ये 65 डिग्री एंगल बनाया। तो जो कंडीशन है इन्होंने अपन को बोला है कि ऑब्लिक कोलिजन, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है। तो मेरे को ये पता नहीं था कि इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन में ये है, ये से चला जाएगा और इसे चले जाने के बाद ये जो है वो 90 डिग्री बनाएगा भैया। तो 90 डिग्री बनाएगा। तो इन्होंने पूछा कि ये जो दूसरा बॉल है ना, ये वाला बॉल, ये वाला, तो ये कितना एंगल बनाएगा। तो ये तो 90 डिग्री और 65 डिग्री, तो 90 माइनस 65 25 आ जाता है, ख़त्म बात। ये तो आसान था। ये भी मैंने गलत कर दिया, गलत नहीं किया था, मेरे को करते नहीं आया था। तो इसमें एक्चुअल में ऐसा है कि तुम इसको यहाँ पे अज्यूम करो, यहाँ पे T1 टेंशन है, यहाँ पे T2 टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे तो इस स्ट्रिंग में वापस T1 टेंशन है, यहाँ पे T3 टेंशन है और यहाँ पे भी T3 टेंशन है। तो मैंने टेंशन एज्यूम नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया था, मैंने इसको बोल दिया T1, इसको बोल दिया T2, इसको बोल दिया T3। तो एक्चुअली में तुमको पूरे पद्धति से इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि इसके लिए बनाऊँ ना मैं, देखो इसके लिए कैसा बनाऊंगा मैं, T1 माइनस T3 इज इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वेयर L। वैसे ही इसके लिए बनाऊंगा ना मैं, इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं, T3 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वेयर 3L। इसके लिए बनाऊंगा ना तो क्या बनाऊंगा, T3 माइनस
T3 माइनस, सॉरी इसके लिए सिर्फ T3 आएगा, T3 इज इक्वल टू एम का स्क्वायर एल, ऐसा आएगा, एम का स्क्वायर 6L। ऐसे बना के तुम सॉल्व करोगे और रेशियो निकालोगे। तो बहुत हमाली का क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा बट इजी था, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ही नहीं आया वो साला। एक्चुअल में जब ड्रॉप स्प्लिट होते हैं ना, एन नंबर ऑफ ड्रॉप, एक ड्रॉप पे ओटो पुटो 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 पेपर डू, अरे कर रहा हूँ यार, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाता, अरे यार डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। एनर्जी इज लिबरेटेड, ये तो इधर एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। क्यों लिबरेट, सरफेस एनर्जी इंक्रीज होता है, और वो सरफेस एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो रिजल्ट होता है एब्जॉर्बिंग एनर्जी के इंक्रीज में। ये इसका रीज़न ऐसा है कि देखो पानी, इधर दोनों में पानी है तो पानी किधर से किधर जाएगा ऐसा पूछा था। तो इसमें देखो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर जिधर से ज़्यादा होता है, देखो जिधर अभी तुमको टॉयलेट लगती है तो तुम में ज़्यादा प्रेशर है तो तुम टॉयलेट में मुँह देते हो ना, तो तुम ज़्यादा प्रेशर लगाए तो तुम टॉयलेट में मुँह देते हो, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर ही होता है। अब तुम्हारा जो ये होता है ब्लैडर होता है वो तो छोटा होता है और टॉयलेट का तो इतना बड़ा होता है, समझ सके तुम। तो क्यों तुम्हारा प्रेशर छोटा था बट टॉयलेट का जो ये क्या बोलते हैं यार उसको, कमोड में तो बड़ा है प्रेशर बहुत ज़्यादा, कम है उधर प्रेशर, तुम्हारे इधर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए तुम ऐसा मुझते हो, समझे। बस भाई एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, खत्म। 45 क्वेश्चन कितने मिनट में किया भैया, आधे घंटे में पूरा पेपर खत्म।